गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, आज का टेस्ट पॉलिटी का था। टेस्ट कल जो होगा आपका वो इकोनॉमी का होगा। आज पहला टेस्ट था, कल इकोनॉमी मिलेगा आपको। इकोनॉमी है और यूनाइटेड नेशंस, स्पेशलाइज एजेंसीज और अक्टूबर का करंट अफेयर्स, इतना कर लीजिएगा कल के लिए। अरे मैं कोई स्टैच्यू थोड़ी ना हूँ जो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैटिक बैठ पाऊंगा, मैं तो मूवमेंट कर ही रहा हूँ। गुड इवनिंग। चलिए आ जाएं सब लोग, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? अप्रैल का करंट अफेयर्स कर रहे थे, तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, नया सीखने का मतलब ये नहीं होता पुराना भूलते जाएं। पुराना भी रिवाइज करते चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। वही क्वेश्चंस आपको उठा रहे हैं जो ज़्यादा रेलिवेंट है रिगार्डिंग योर स्क्रीनिंग। अब बिल्कुल गिना चुना टाइम बचा, बिल्कुल अपना एफर्ट झोंक दीजिए। इससे मोरल डाउन करने का टाइम नहीं, मोरल हाई करने का टाइम है। अब जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना एफर्ट मार के रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, पढ़िए कम, क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। नेक्स्ट राउंड कह रहे हैं आउट ऑफ 175 करेक्ट 25 इनकरेक्ट। 25 इनकरेक्ट का मतलब है कुछ 8 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो 75 में से 8 डिडक्ट कर दीजिए, कुछ 67 स्कोर आ रहा है। 67 ठीक है, बट इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वेरी गुड इवनिंग। देखिए, स्क्रीनिंग में सिर्फ आपका जनरल नॉलेज आएगा और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा कई लोग प्रॉब्लम में ये रहते हैं कि उनका स्क्रीन ब्लर आता है, तो उनको क्या करना है? उनको अपने फेसबुक पे जाना है और जैसे ही उस पे वीडियो पे टैप करेंगे तो एक गियर बॉक्स दिखेगा इस तरह का। ठीक है, इस पे चले आइए। ये सेटिंग का ऑप्शन है, वैसे पता ही होता है ये सेटिंग का ऑप्शन है। इस सेटिंग के ऑप्शन पे आप चले आएंगे, वहां पर क्वालिटी सेट कर लीजिए। क्वालिटी 720 पिक्सल कर लीजिए, बेस्ट है। अगर नेट का इशू है तो थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा क्वालिटी, अदरवाइज पॉसिबल हो तो 720 पिक्सल रखिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, कनेक्ट होते जाइए। ताशी रेलेक। 57 करेक्ट, 53 रॉन्ग। तो रॉन्ग तो नहीं करने इतने, ठीक है, रॉन्ग नहीं करने इतने सारे क्वेश्चन। यही तो दिक्कत है आपका, आप लोग कई सवाल गलत भी कर देते हैं, ये चीज नहीं करनी है। क्वेश्चंस में या तो जो आपने रॉन्ग करें तो ये पता करने की कोशिश कीजिए रॉन्ग क्यों करें। तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपको कंसेप्ट का ही आइडिया ना हो, कि आपने वो चीज बिल्कुल नहीं हो, आपके लिए पढ़ाई ना हो, तो आपने तुक्का मारा हो कंप्लीटली। एक हो सकता है कि आपने उससे रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है, आपने वो टॉपिक पढ़ा था बट वो भूल गए, तो ये किससे जाएगा? ये रिवीजन से जाएगा। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने पढ़ा था, याद भी था, लेकिन जो चीज आपने पढ़ी थी वो डायरेक्ट ना पूछ के उसके आसपास का कोई पार्ट पूछ लिया गया। ठीक है, तो वो होता है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। तो वो चेक कर लीजिए कि किस तरह का आपका क्यों क्वेश्चन गलत हो रहा है। या तो हो सकता है आपसे बिल्कुल नहीं बनाओ, आपने बिल्कुल पहली बार बनाओ, या फिर आपने पढ़ा था बट भूल गए, या फिर आपने पढ़ा था, आपको याद भी था, बट एग्जैक्टली वो चीज नहीं पूछी जो आपने पढ़ी थी, उसके साइड से कुछ पूछ लिया। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस पे वर्कआउट करिए कि कौन सी चीज आपके साथ ज्यादा हो रही है। अगर कुछ नहीं पढ़ा था तो इसका मतलब आपने चीजें अभी पढ़ी नहीं है, उनको रिवाइज करिए, उनको पढ़िए। और ये वाला सेकंड प्रॉब्लम है, तो इस पे तो आप काम कर सकते हैं बहुत इजीली रिवीजन करके। ठीक है, सेकंड और थर्ड वाले पे प्रॉब्लम है, तो इसी आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा। तो जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, तो कोशिश करिए अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कि रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। क्योंकि रॉन्ग जितने आप कम करेंगे उतना ही आपका स्कोर बेटर होगा। कई लोग स्कोर तो अच्छा कर लेते हैं बट रॉन्ग के चक्कर में उनका चला जाता है सारा काम। अब 53 रॉन्ग करने का मतलब है कुछ नहीं, तो आपके 18 मार्क्स के करीब तो चले गए। 82 करेक्ट। चारू तालिक सैमुअल कह रहे हैं आई एम नॉट एडिड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ये
ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपको, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए और कह दीजिए मेरे को ग्रुप में ऐड करने हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। लार्जेस्ट बिगेस्ट में बताया था, लार्जेस्ट में वो तहरी डैम लिखना है, ठीक है, लार्जेस्ट में कौन सा लिखना है, तहरी डैम। करंट अफेयर्स 2019 और 2020 फॉर टेस्ट। 2020 भैया, 2020, 2019 तो बहुत पुराना हो जाएगा। आज का जो था वो सितंबर 2020 का था, कल का जो होगा वो अक्टूबर 2020 का होगा। 75 फेवरेट नंबर। करंट अफेयर्स वाला न्यू था, कोई बात नहीं, न्यू था तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। वैसे तो देखिए जनवरी से ये आपका जुलाई तक का ही इम्पोर्टेंट है, बट आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सितंबर का भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अदरवाइज इतना कर लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने सितंबर वाले में दिए ना वो एटलीस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, जो टेस्ट में आज आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो एटलीस्ट प्रिपेयर कर लीजिए सितंबर से। बाकी जनवरी टू जुलाई पे मेन फोकस रखिए। एक बार अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ लीजिए, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लीजिए, कौन से बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं, कोई नई गवर्नमेंट की स्कीम आई हो तो वो पढ़ लीजिए, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हो तो वो पढ़ लीजिए, या फिर कोई अवार्ड मिले हो तो वो पढ़ लीजिए, या फिर कोई अवार्ड्स में वो स्पोर्ट्स वाले सब कवर हो जाएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज हुई हो तो वो पढ़ लीजिए। इतना गिना चुना पोर्शन पढ़ लीजिए, सितंबर अक्टूबर वगैरह से ये लिमिटेड पोर्शन पढ़ लीजिए, बाकी अपना जनवरी टू जुलाई तो है ही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिब्रेट अपॉन एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये तो सिंपल था, नवंबर क्या क्या था आपका, 26। कैबिनेट मिशन प्लान आया था आपका 1946 में, उसी से परमिशन मिली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। तो 1946 के बाद आपका 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। तो इतने बीच में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस चली है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, बस ये पूछ रहा है। लॉन्गेस्ट आपका हीराकुड है, हाँ हीराकुड डैम लॉन्गेस्ट है। चलिए, ऑल राइट। पाएगी एक इंडिया की वो वेबसाइट है, india.WRIS.gov.in, सरकारी वेबसाइट है, इससे आप एक बार देख लेगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप जो ढूंढना चाह रहे हैं वो इस वेबसाइट से आप विजिट कर लेना एक बार। पहले वाला जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है आप नहीं पढ़ाए क्या? नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस दूसरे हैं, ठीक है, ये उसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा मैं लेके आया हूँ। ये जो पुराना था तो आपका वो था ही, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं आपका इसमें, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स में दिक्कत आई है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। मेन आपका जनवरी से जुलाई रखिए, वो आपका मैंने सितंबर से उसमें पुट अप कर रखा है टू बी ऑन द सेफ साइड। बाकी मेन आपको देखिए जनवरी से जुलाई ही प्रिपेयर करना है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसलिए रख दिया है कि आपका रिवीजन थोड़ा बहुत तो उसका आइडिया लगेगा ही लगेगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया होना ही चाहिए। चलिए अब हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसआई में निगेटिव ये तो वहीं आगे पता चलेगा, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया एज सच।
बट आप प्रिपेयर रहिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेगेटिव के लिए प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा हमें। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ट्राइबल अफेयर्स हैव लॉन्च्ड विच ट्राइबल कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव। ओलंपिक के ये करके चले आना आपकी गोल्ड किसे मिला है, ब्रॉन्ज किसे मिला है, सिल्वर किसे मिला है, इंडिया के कौन कौन से प्लेयर्स ओलंपिक अवार्ड जीते, उसको करके जाइएगा। ओलंपिक के कर लीजिएगा, क्यों रिस्क लेना, इंपॉर्टेंट है, आ गया तो फिर परेशान होंगे। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ट्राइबल अफेयर्स हैव लॉन्च्ड विच ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ट्राइबल अफेयर्स हैव लॉन्च्ड विच ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव। ताजन कह रहे हैं अनामाया, और लोग बताइए। मे बी बी, नोट पिकर कह रहे हैं मे बी बी, मे बी इट इज बी। वर्ड नहीं पढ़ना है, वर्ड वर्ड छोड़ दीजिए, ठीक है। वर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको इधर अपने क्वेश्चन से मिल ही जाएगी, वर्ड नहीं पढ़िए। वर्ड इतना चांसेस बहुत कम होते हैं उससे कुछ पूछें। आरुषि या अनामाया, ए और सी, ज्यादातर लोग ए और सी में कंफ्यूज हैं, और कुछ आरुषि भी बोल रहे हैं, बी लग रहा है। चलिए करेक्ट आंसर बताते, करेक्ट आंसर इज अनामाया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, दो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने एक इनिशिएटिव बनाया जिसका नाम किया ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव। ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव प्लस एक और चीज ये इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ट्राइबल हेल्थ सेंटर। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है हेल्थ से रिलेटेड बात होगी। तो इनका मेन पर्पस क्या है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन तक हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करना, उन तक हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड करना, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में हेल्थ की जो सिचुएशन है वो आपकी प्रॉपर एडिक्वेट नहीं रहती है, जो हेल्थ फैसिलिटीज रहनी चाहिए। क्योंकि मेनली जो वहाँ प्रॉब्लम चलती है, एक तो आपका ट्यूबरक्लोसिस बहुत पॉपुलर बीमारी है, और मलेरिया बहुत वहां पर वाइड स्प्रेड होता है। ये बहुत कॉमन सी बीमारी है जो आपको ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलती हैं। तो इनसे फाइट करने के लिए एक ट्राइबल हेल्थ सेंटर बनेगा, एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव बनेगा, जिनका काम यही रहेगा ट्राइबल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करी जाए, ठीक है। तो उसका नाम क्या रखा है, अनामाया, ठीक है, नाम क्या है, अनामाया। तो आप मेरे को यहां से ये बताइए, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बताइए। बहुत बढ़िया, नोट मेकर कह रहे हैं अर्जुन मुंडा, मिस्टर अर्जुन मुंडा जो है अभी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। अच्छा, इसी इन दोनों ने मिलकर एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है ट्यूबरक्लोसिस एंड करने का। तो इंडिया ने टारगेट बनाया है कि हम 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एंड कर देंगे। बाकी दुनिया, यूनाइटेड नेशन, ये सब लोग 2030 का टारगेट लिए, हम लोग ने 2025 का लिया, हम 2025 में ही खत्म कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस को। तो वो भी यही दो मिनिस्ट्री मिलके चला रही हैं। तो ट्राइबल एरियाज में आपके हेल्थ सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव बनाया अनामाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गई, ये पुराना क्वेश्चन है ना, तो इसमें ऐसे आ जाएगा, फॉर्मर लिख देंगे, क्योंकि अब ये अब प्रेजेंट नहीं रहे, ये पुराने हो गए। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक has launched which initiative to help in the implementation of national education policy in the country? अर्जुन मुंडा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है आपका, जो हमारे पिछले एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अच्छा मिनिस्ट्री का भी नाम बदल दिया, पहले क्या था, एचआरडी कहते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब एचआरडी से करके उन्होंने क्या कर दिया, एजुकेशन मिनिस्टर नाम रख दिया, मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे पहले,
एक इनिशिएटिव लॉन्च करके गए, क्योंकि अभी आपको पता होगा 2020 में हमने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे, तो उसी को हेल्प करने में, उसी को इम्प्लीमेंट करने में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? सार्थक आंसर आ रहा है। अनिल सांगनो कह रहे हैं जेड। जेड क्या होता है? अरे पांडा भैया स्पेशल थैंक यू, आप भी हमारे लिए उतना ही स्पेशल हैं। ठीक है, ऑल राइट, बताइए। अवंतिका अंदर है कोई? चौक चौक बोलने वाला, चौक बोलने वाला है कोई? चौक 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 लग रहा है किसी को? चौक 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 है कोई? ऑल राइट, लो चौक, ये लो चौक भी आ गया। मैं मजाक कर रहा था। चौक नहीं है, ब्लफ खींच रहा था। करेक्ट आंसर इज, क्या हो गया इसे? सार्थक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सार्थक। अब सार्थक कुछ ना कुछ तो इसकी पक्का फुल फॉर्म होगी, तो ये है सार्थक। क्या है सार्थक की फुल फॉर्म? देख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। सार्थक की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। यानी इनका मेन पर्पस क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका 2020 है उसके साथ ये लॉन्च हो रहा है, और मेन एम यही है कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट दी जाए स्टूडेंट्स को एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। मतलब कुल मिला के वही स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है, उनकी जो एजुकेशन कैटेगरी है, उनकी जो एजुकेशन क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करना है, ताकि एक जो स्टूडेंट है वो सिर्फ रट्टू तोता वाला स्टूडेंट ना निकले, एक इनोवेटिव दिमाग वाला स्टूडेंट निकले जो नया सोच सके। हमें जो अपने स्कूल्स में बच्चों को सिखाना है वो ये सिखाना है कि इनोवेटिव कैसे बने, नया कैसे सोचें। ये नहीं कि भाई पुरानी रट लगा ली कि भाई 12th पास हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, यूपीएससी दे दूंगा, एसएससी दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी लाइफ, फिर सरकारी नौकरी करके अपनी लाइफ व्यतीत कर लूंगा, या बीटेक कर लूंगा, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लूंगा, लाइफ जी लूंगा। तो ये एक जो नौकरी वाला जो एटीट्यूड बन गया है, इसको चेंज करना है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला एटीट्यूड लाना है, ताकि स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि मैं नौकरी खाऊंगा, वो ये सोचें कि मैं नौकरी क्रिएट करूंगा, ऐसा काम स्टार्ट करूंगा और भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनको भी मैं नौकरी दूंगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग जगानी है, इनोवेशन जगाना है। तो इसके लिए आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और उसी के लिए एक इनिशिएटिव लाए हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। और सार्थक, लो चौक वाले भी खूब निकल आए। चलिए, सार्थक याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। मेन चीज इतना याद रखना, सार्थक एजुकेशन से रिलेटेड है, इतने में आपका काम बन जाएगा। बहुत होगा, फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म अपन देख चुके हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है अपन देख चुके हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एआई ड्रिवन रिसर्च पोर्टल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच वाज लॉन्च्ड बाय सीजेआई? सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे। अब ऐसे बोबडे तो नहीं रहे, रिटायर हो गए, इनकी जगह नए चीफ जस्टिस आ गए, मिस्टर एनवी रमन्ना। ठीक है, एनवी रमन्ना आ गए। अब करेंट जो चीफ जस्टिस है हमारे, एनवी रमन्ना। ठीक है, अरे भाई जरूरी नहीं है आर मिले, आर साइलेंट है। ठीक है, आर साइलेंट है। अब वो सार्थक बन जाता ना, मजा नहीं आ रहा था, तो निकल आर अपनी तरफ से लगा देते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना हर टाइम वो निमोनिक बनी जाए, तो वो कुछ कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं। आर साइलेंट है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक एआई ड्रिवन रिसर्च पोर्टल खोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि पुराने जो चीफ जस्टिस हैं श्री अरविंद बोबडे, उन्होंने लॉन्च करा था। तो उसका नाम क्या है? टू पे वी केस ए पेस सुपेस। गेकर कह रहे हैं ए पेस, आमोद सिवो ने भी डी बोला है, और ज्यादातर लोग सुपेस की तरफ। तो मेजोरिटी सुपेस को सपोर्ट करते हुए, लेकिन फोरपा मेजोरिटी से अलग जाते हुए, जीरो जेन डाउट पूछते हुए। ऑलराइट, हाँ जी, डी पे लॉक किया जाए। चलो भाई, लॉक करने की बात आ गई है। ठीक है, डी पे लॉक कर देते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, सुपेस।
सुपेस है क्या? सुपेस क्या एक शॉर्ट फॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। कौन थे जो आर ढूंढ रहे थे? कौन थे जो आर आर कौन थे? आर ढूंढने वाले कौन थे? हाँ, ओलिम ओलिम आर ढूंढ रहे थे। अब इसका देख लीजिए, इसमें बिल्कुल फिट है, एस फॉर सुप्रीम। इसमें लेकिन आपका एस यू मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सी एक्स्ट्रा आ गया, सुप्रीम कोर्ट, फिर पोर्टल, पी फॉर पोर्टल, ए फॉर असिस्टेंस, सी फॉर कोर्ट, ई फॉर एफिशिएंसी। तो क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो पर्पस क्या है इसको लाने का? पर्पस ये है, देखिए जैसे कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए केस ऐसा है कि किसी को कोई मर्डर क्रिमिनल केस आया। अब क्रिमिनल केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सर्च करना है कि पिछली सरकारों ने या पिछली जो आपके जजेस हैं उन्होंने क्या जजमेंट्स दी, क्योंकि उसी के बेसिस पे डिसीजन बनेगा। पिछले जो आपके जजमेंट्स आ चुके हैं उस क्राइम से रिलेटेड, तो उन जजमेंट्स को स्टडी करना है। तो कई बार क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के रिगार्डिंग हमें जजमेंट्स चेक करनी होती हैं, बट एक क्रिमिनल केसेस एक तो होते नहीं, इंडिया में लाखों केसेस होते हैं, लैक्स ऑफ केसेस हैं। तो उनमें से एक सर्टेन पॉइंट को लेके अगर आपको जजमेंट सर्च करनी है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितना ये बर्डन भरा काम होगा उस जज के लिए। तो उसी को इज आउट करने के लिए ये हम क्या लाए, एआई ड्रिवन मैकेनिज्म लाए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद पता लगा लेगा कि ये डिमांड क्या कर रहे हैं, ये किस पॉइंट की डिमांड कर रहे हैं, तो वही पॉइंट डायरेक्ट वो निकाल के इस जज को पकड़ा देगा। लो भाई, ये 1000 जजमेंट थी, इन 1000 जजमेंट में से एक जजमेंट ऐसी थी जिसमें से आप वो अपना पॉइंट ढूंढ रहे थे। तो एक मतलब कहते हैं ना, एक भूसे के ढेर में से सुई निकालना, तो वो काम करता है आपका एआई ड्रिवन सुपेस। सुपेस का काम यही रहेगा कि जज की डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एआई का काम ही यही है, लोगों को समझना, इंसान को समझना। वो पहले जज को समझेगा कि जज की डिमांड क्या, उसके अकॉर्डिंग ही उसे रिजल्ट लाके देगा, फैक्ट्स निकाल के लाके देगा, ठीक है। तो ये काम है आपका सुपेस का। तो ये सब आप पढ़ लिएगा एक बार। इट इज अ टूल दैट कलेक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक देम अवेलेबल टू अ जज। मेन चीज क्या है, दो चीजें याद रखनी। सुपेस, सुपेस किससे रिलेटेड है? ये आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। मेन चीज ये याद रखनी, सुपेस किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। बाद में दूसरी चीज क्या याद रखनी, फुल फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। दो तीन बार इसको गौर घूर घूर के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, 2-3 बार घूर के देख लेंगे, याद हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तालचेर थर्मल पावर प्लांट which was shut down recently was located in which state? तालचेर मतलब मेनली ये पूछ रहा है तालचेर थर्मल पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है। प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट्स, इस पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, कोई नई चीज नहीं है, और ये करंट अफेयर्स में भी था, तो हो सकता है इस पे सवाल बन जाए, इसीलिए मैंने उठा के इसमें डाल दिया। आपको बताना जो तालचेर थर्मल पावर प्लांट है वो जिसे अभी रिसेंटली शट डाउन कर दिया था, वो कहाँ लोकेटेड है? सी ऑप्शन, उड़ीसा, ये क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश। उड़ीसा, ऑलराइट, ज्यादातर लोग उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं। है कोई सोचने वाला? सो तो नहीं गया कोई? वापस आइए। तालचेर थर्मल पावर प्लांट ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने क्या करा था, इसको बंद करवा दिया। तो उन्होंने कहा था ये लोग पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, इनसे हमने कहा अपने आप को अपनी टेक्नोलॉजी रेनोवेट करो, अदरवाइज अपने आप को बंद करो। तो उन्होंने कहा बंदी कर देते हैं। तो तालचेर थर्मल पावर प्लांट आपका अप्रैल में बंद हो गया था। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है कहां पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। ये वर्ड याद रख लीजिए, तालचेर। तालचेर एक लोकेशन है, कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है। तालचेर कभी भी दिमाग में आए तो क्या आना चाहिए, ये उड़ीसा है। तालचेर कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है।
तालचेर है, एक वर्ड अंगुल है, ये सब जगह कहाँ की हैं? ये सब उड़ीसा की। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, कोरबा बता सकते हैं कोरबा कहाँ पर है? कोरबा लोकेशन, कोरबा कहाँ पर है? हाँ, नवीन पटनायक की सरकार है, बिजू जनता दल। उड़ीसा की जो कैपिटल सिटी भुवनेश्वर, वो इंडिया की पहली सिटी बन गई है जिन्होंने कंप्लीट वैक्सीनेशन कर लिया है। उड़ीसा से रिलेटेड ये भी एक अभी रिसेंट फैक्ट था, ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछे। पहली सिटी बन गई भुवनेश्वर जिन्होंने कंप्लीट वैक्सीनेशन कर लिया है। हाँ, अंगुल आपका उड़ीसा में मिलेगा। अंगुल डिस्ट्रिक्ट ओन नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जो उनके जो प्लांट्स है वो ओन करते हैं। कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ये भी आपका फेमस जगह है। कोरबा ये आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली अप्रैल में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, उनका नाम बताना है। अभी देखिए, यूडीसी में पूछ लिया था पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। आपका एलडीसी में पूछ लिया था कि क्या पूछा था कि नए चीफ कमिश्नर जो अपॉइंट हुए उनका नाम बताइए। तो इसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। रिसेंटली एलडीसी भी पूछ चुका है, यूडीसी भी पूछ चुका है, तो अपने को भी रेडी रहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सवालों के लिए। तो सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि अभी जो हमारे रिसेंट में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने वो कौन है? करेक्ट आंसर इज सी, सुशील चंद्रा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सुशील चंद्रा। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कैसी बॉडी है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव, ऑप्शन डी सी एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन डी फैंटास्टिक। कौन सी बॉडी है? सुकुमार सेन, हाँ, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे। करेक्ट आंसर इज सुशील चंद्रा। अब बताइए, इलेक्शन कमिश्नर जो बॉडी है वो कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फैंटास्टिक? फैंटास्टिक है। ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा बताइए, एबीसी में बताइए। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? किस आर्टिकल में आती है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो आर्टिकल भी बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, नॉर्म कह रहे हैं आर्टिकल 148। आप इसको कैग से कंफ्यूज कर गए। आर्टिकल 148 कैग के लिए होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए होता है। इलास्टिक बॉडी है। ये ये भैया साजन, ना तुम मैकेनिकल से हैं क्या आप? हाँ, इलेक्शन कमीशन कंप्राइजेस ऑफ 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग सीईसी। बात सही है, आर्टिकल पूछ रहा हूँ। माजिद ताजुम, आर्टिकल 148 नहीं है, आर्टिकल 324। ये देखो, यूं तो आंगो एक स्टेप आगे चलते हुए, एग्जीक्यूटिव एंड फंटास्टिक। भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है? इमोशनल नहीं होना है। एग्जाम में ये सब नहीं करना है कि इमोशनल हो गए। करेक्ट आंसर यही रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में आती है। ठीक है, दो चीजें याद रखना है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। हाँ जी, मोदी जी हैं, सब मुमकिन है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ताजिबू चेराओबा, हो सकता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो, तो आप देख लीजिएगा। साजिबू चिराओबा, ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ था अप्रैल में, आपको बताना है स्टेट का नाम।
साजिबू चेराओबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, बताइए। आंसर आना क्यों बंद हो गए? ऑलराइट, राजू हागिंग कह रहे हैं आई एम गेसिंग लांग वांगसू केलसांग टोलकर आप लोग मणिपुर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज मणिपुर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज मणिपुर। साजबू चेरा ओबा ये फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। इट मार्क्स द ल्यूनार ईयर, ठीक है, ल्यूनार ईयर नया जो चांद का साल होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। मेन चीज स्टेट याद रखिए काफी है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक पूछेगा तो कोई भी रैंडमली उठा के पूछ सकता है, और अभी रिसेंटली ये सेलिब्रेट हुआ है तो ये भी चांसेस हैं आने के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल have launched an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmers and the buyers. एक्वा फार्मर्स और बायर्स को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, प्रोनाउंसिएशन से आपने पकड़ लिया मणिपुर, करेक्ट आंसर आपका मणिपुर था। अब इसमें बताइए जो आपके एक्वा फार्मर्स हैं, एक्वा फार्मर्स कौन है? देखिए वर्ड कनेक्ट कर रखिए, एक्वा मतलब वाटर। अब पानी में कौन से किसान होंगे? अब पानी में ऐसा तो है नहीं वो सीवीड निकालने जाएंगे, तो पानी के किसान का मतलब है जो फिश प्रोडक्शन करते हैं, जो फिश प्रोडक्शन करते हैं उनकी बात कर रहे हैं ये। तो एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट करना है आपके बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन मतलब कौन? एक्सपोर्टर, जो फिश प्रोडक्शन होगा उस जो लोग उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो फार्मर निकालेगा, किसको बेचेगा? एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर बाहर एक्सपोर्ट कर देगा। तो पहले क्या होता था, इनके बीच में मिडल मैन होते थे, जैसे हमारे यहाँ तो उन्हें आड़ती कहते हैं। एक कॉमन सी चीज है, एक फार्मर डायरेक्ट तो इंडस्ट्री को जाके कोई भी चीज बेचेगा नहीं, एक बड़ी कंपनी है अगर कोई भी किसान अपनी फसल उनको डायरेक्ट तो बेचता नहीं, एक बीच में मिडल मैन आता ही है। हमारी तरफ उसे आड़ती कहते हैं, आपके कुछ और कहते हैं। तो मेन चीज क्या है, मिडल मैन इन्वॉल्व होता था। लेकिन जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने एक ऐप बना दी है जिससे फार्मर और एक्सपोर्टर अब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो पूछ रहा है उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, उनको कनेक्ट करने वाला। ई सेंटर, हाँ दलाल भी कह देते हैं उनको कई बार। तो इनको एक जो मिडल मैन है इसको बाईपास करने के लिए एक फार्मर को कनेक्ट करना है हमें, किससे? एक्सपोर्ट मार्केट से। तो आपको ये बताना है कि उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं? डी ऑप्शन दे रहे हैं। ऑलराइट, ई फाइन भी कह रहे हैं, ई फाइन नॉट श्योर। करेक्ट आंसर इज ई सेंटर, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई करना है, वही चीज आपको डेवलप करेगी। करेक्ट आंसर इज ई सेंटा। ई सेंटा है क्या? ई सेंटा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। नाक्सा कौन हो गए? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाले। मेन चीज है एक इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो उसके लिए आपके लिए क्या ऐप बनाया? ई सेंटर, ठीक है। मेन क्या आपको याद रखना है? ऐप का नाम याद रखना है। ऐप किसको कनेक्ट करती है? आपका एक्वा फार्मर्स को, एक्वा फार्मर्स को ये ऐप कनेक्ट करेगी, किससे? आपके डायरेक्ट जो एक्सपोर्टर्स हैं। तो जो मिडल मैन का रोल है वो यहाँ क्या हो जाएगा? खत्म। तो मिडल मैन का रोल खत्म, ऐप का नाम है ई सेंटा, ये याद रखना है, ठीक है, ई सेंटा ऐप का नाम याद रखिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल has launched an app for promoting ease of doing business and providing quick access to information to importers
एंड एक्सपोर्टर्स। देखिए जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है तो उसमें हम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट मतलब हम कुछ, हाँ, इंपोर्ट मतलब हम कुछ मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब हम कुछ बेच रहे हैं। तो इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, दो चीजें हम करते हैं। तो इनका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है इसको ईज आउट करने के लिए और क्विक एक्सेस देने के लिए कि सरकार की क्या पॉलिसीज है, क्या ये काम कर रहे हैं, क्विक एक्सेस देने के लिए एक ऐप बनाया है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। इन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये मंत्री हैं। तो इन्होंने एक ऐप बनाया जिससे इंडिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को फायदा हो, उनको अपने काम को फैसिलिटेट करने में इजीनेस हो। तो उसके लिए ऐप का नाम पूछ रहा है, डीजीएफटी है या बिजनेस ट्रैक है, ई ट्रेड है या नन ऑफ द अबव है। तो ऐप का नाम बताना है आपको। डीजीएफटी। डीजीएफटी बोल रहे हैं, भाई आइडो बोल रहे हैं डीजीएफटी। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज ए। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक ऐप लॉन्च करी है फॉर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। करेक्ट आंसर क्या है आपका? डीजीएफटी, ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। कोई मेरे को बता सकता है डीजीएफटी की फुल फॉर्म? डीजीएफटी की फुल फॉर्म, डीजीएफटी की फुल फॉर्म। ई ट्रेड बूस्ट है ना? ना, ये ऑप्शंस को सुना ही नहीं। नहीं नहीं, ऑप्शन से मतलब मत रखिए, आप आंसर देखिए। वो तो फर्जी भी बन जाते हैं कई बार ऑप्शंस। मेन चीज आंसर देखिए। तो डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप, आपको बताना है डीजीएफटी का फुल फॉर्म। हिमावारी ने दिया डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत बढ़िया। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इस ये एक पर्सन होता है, ठीक है। डीजीएफटी क्या है? एक पर्सन है, एक पोस्ट है। डीजीएफटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे काम करना, कि फॉरेन ट्रेड जो भी इंडिया का हो रहा है उसको ये मैनेज करता है। ये किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और मंत्री कौन है उसके? पीयूष गोयल। चलिए, तो इतना इसमें काफी था जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर के विजय राघवन। देखिए ये नाम जरूर याद रखना है, ये नाम जरूर याद रखना है। ये कौन है? इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए जो सरकार होती है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके कई एडवाइजर्स होते हैं। जैसे आपका इकोनॉमी के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, सिक्योरिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। इसी तरह से आपका एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी होते हैं जो टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड चीजों में प्रधानमंत्री को असिस्ट करते हैं। तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर के विजय राघवन। उन्होंने एक ऐप प्रमोट की है जिससे अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों में वेलबींग को वो प्रमोट कर सकते हैं। एक जो मेंटल इशू बन गया है, एक मेंटल सिकनेस बहुत प्रॉब्लम होने लगी लोगों में, मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम होने लगी है लोगों में। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपका, उनसे डील करने के लिए उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है और उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐप का नाम पूछ रहा है। और भाई इरफान नाजर कह रहे हैं निरोग, लोब्स कह रहे हैं मानस, चारू तालिक कह रहे हैं आरोग्य। तीन लोग तीन जवाब, किसकी बात माने? इसमें तो मेजोरिटी भी नहीं। ऑल राइट, अब आ रहे हैं
मानस ऐप वाले आ रहे हैं, मानस मानस बोलने वाले। आजकल निमोनिक इंडिया में बहुत तगड़े बनते हैं, मोदी जी के टाइम में निमोनिक आपको बहुत जबरदस्त जबरदस्त देखने को मिलेंगे। हर किसी का जबरदस्ती निमोनिक, वो सार्थक वाला देख लो आप, जबरदस्ती उसका निमोनिक बना दिया। चलिए करेक्ट आंसर इसका है आपका मानस। दो चीजें याद रखिए, आपके साइंटिफिक एडवाइजर का नाम के विजय राघवन, और दूसरा किस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, मानस। मानस क्या है? मानस की फुल फॉर्म मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। अब लग रहा होगा ये हेल्थ है, इसमें एच तो है ही नहीं, वो जबरदस्ती में कुछ ना कुछ निमोनिक बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मानस। इसका मेन काम क्या है? एक मेंटल वेलबींग को प्रमोट करा जाए, लोगों को अवेयर करा जाए, लोगों को बताया जाए कि ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको मान लीजिए दिमाग की कोई परेशानी, तो इसका मतलब ये नहीं वो पागल हो। कोई पर्सन अगर उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं वो पागल है। वीडियो को इंटरप्ट हो गया, लेट मी चेक। ऑलराइट, वापस आ गया। उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। तो इसी मेंटल प्रॉब्लम से लोग बचते हैं, छुपाते हैं, तो इन सब चीजों से हमें डील करना है। तो इसी के लिए आपका जो ऐप बना है, ऐप का क्या नाम है, मानस। तो दो चीजें याद रखिए, एक तो आप प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का नाम याद रखिए, और कौन सी ऐप प्रमोट कर रहे हैं, मानस, उसका नाम याद रखिए। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज? बताइए, करेक्ट आंसर बताइए इसका। Which ministry has launched the Eat Smart Cities Challenge and Transport for All Challenge? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पक्का? चलिए करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। छोटा सा सवाल था, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मेरे को जल्दी से बता दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको हम लोग प्यार से ये भी कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ। क्या कह देते हैं, महुआ भी कह देते हैं प्यार से। तो आप बताइए इनके मंत्री कौन है, महुआ के मंत्री कौन है, ये बताइए जल्दी से। जो लोग सो गए हो, दीवार के अंदर जा चुके हैं, वो लोग वापस आए, वापस आ जाएं, आंसर दें। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री? तो करेक्ट आंसर इज आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि महुआ। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको बताना है मंत्री। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। आपका हरदीप सिंह पुरी कौन है, मंत्री हैं। पहले ये सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे, अब चेंज हो गए हैं, अब सिविल एविएशन मिनिस्टर आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप फ्रॉम नवंबर 23 to 29? इसका आंसर दीजिए। इतना फास्ट आंसर? अरे जो लोग देखिए पहले से क्लास कर रहे हैं उनको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है?
बातिंग जी, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आप ही से, ठीक है। आप ये मत टेंशन लेना, ये नहीं सोचना कि वो को कितना स्लो आंसर दे रहा है, वो कितना तेज आंसर दे रहा है। आप बस ये देखिए आप कितने टाइम में आंसर दे रहे हैं और उस चीज को आप इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कंपटीशन का सबसे पहला रूल ही यही है कि कंपटीशन आपका किसी और से नहीं होता, अपने आप से होता है। दुनिया से क्या कॉम्पीट करना, दुनिया तो छलावा है। बताइए। साउथ कोरिया। अच्छा, साउथ कोरिया है तो ये, नहीं नहीं, साउथ कोरिया नहीं है। साउथ कोरिया में हुआ था, 2020 में हुआ था, जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2020 में साउथ कोरिया में हुआ था। तो साउथ कोरिया तो नहीं है। सब लोग सी ही बता रहे हैं। इसने विल पूछा है, आगे क्या होगा। हाँ, अमन वांगसा जी ने यूएसए आंसर दिया, और लोग क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं। इसमें बड़ी राय बढ़ गई। साउथ कोरिया तुक्का पे। अब तो तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, साउथ कोरिया तुक्का नहीं लगाना है, साउथ कोरिया पे हो चुका है। करेक्ट आंसर यूएसए। यूएसए में एक जगह है ह्यूस्टन, तो ह्यूस्टन में होगा आपका, ह्यूस्टन यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला है। जो नवंबर 23 से 29 में ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगा, ये कहाँ होगा आपका, ये होगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स पे। 50-50। अब तो आंसर मिल गया। अब अगले क्वेश्चन में आपको लाइफ लाइन दे देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर आपको जरूरत पड़ी तो लाइफ लाइन मिल जाएगी। हाँ, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। 210 megawatt Ummangod hydroelectric project is a project of which state? बताइए। बताइए किस स्टेट का प्रोजेक्ट है ये। हाँ, लाइफलाइन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लाइफलाइन की जरूरत क्या है, क्वेश्चन गलत होने पे गोली थोड़ी ना मार दी जाएगी आपको जो लाइफलाइन की जरूरत पड़े। लाइफ तो पहले भी थी, लाइफ बाद में भी रहेगी। ये बताइए 210 मेगावाट उमनगोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? मेघालय, 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 ऑल राइट। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। है कोई जो मेघालय के अलावा कुछ और क्लेम करे? ऑल राइट। हाँ, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज मेघालय। एक नदी है उमनगोट नदी। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरा अलग हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, वेरी सॉरी। तो मेरे को जो उमनगोट समझ में आ रहा है तो मैं वही बोल रहा हूँ, हो सकता है और कुछ प्रोनाउंसिएशन हो। तो इसमें मैप थोड़ा ब्लर टाइप का है। मेन चीज इसमें मेघालय फील करने की कोशिश कीजिए, मेघालय बिलोंग कहाँ करता है। पहली बात, इधर वाले स्टेट्स याद करने के लिए मैंने पहले भी कहा है, ट्रिक क्या है, अरुणा मामी, ठीक है। इधर वाले स्टेट्स याद करने की ट्रिक है अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर अपना ये छोटा सा क्या आ गया, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है, ठीक है। फिर ये मेन बड़ा सा आपका जो स्टेट है एक आसाम है। आसाम में ही लगा हुआ आपका एक छोटा सा ये स्टेट है, ये कौन सा, ये मेघालय। कभी नोटिस करना हो मेघालय किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ शेयर कर रहा है, आसाम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाते हैं, मेघालय जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिर्फ आसाम के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, या इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये आसाम के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अदरवाइज ये आपका किससे फिर बाउंड्री शेयर करेगा, इंटरनेशनल बाउंड्री मेघालय से, बांग्लादेश से, ठीक है। तो मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो एक स्टेट और एक कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। स्टेट में आसाम है, कंट्री में इधर अपना बांग्लादेश है। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए चीजों को। अब मेघालय में थोड़ा सा और हम लोग अंदर चलते हैं, तो ये मेघालय का पॉलिटिकल मैप है।
तो ये उमनगोट जो डैम है ये आपका कुछ इधर ईस्ट खासी हिल्स। देखिए मेघालय में अगर हम बात करें ना, बेसिकली 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं में डिवीजन है सारा। तो इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी गारो, खासी, जयंतिया से ही डिवाइड है। देखिए साउथ गारो, वेस्ट गारो, नॉर्थ गारो, ईस्ट गारो, साउथ गारो। ये खासी वाला हिस्सा, ये वेस्ट खासी, ये साउथ वेस्ट खासी, ये ईस्ट खासी, और फिर ये जयंतिया वाला हिस्सा है, ईस्ट जयंतिया, वेस्ट जयंतिया। बस एक डिस्ट्रिक्ट है री भोई, जो गारो खासी जयंतिया के अलावा जिसका नाम है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम किससे रिलेटेड है, गारो खासी जयंतिया। और ये रिबोई किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर भी आसाम अपना, इधर भी आसाम। तो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है आपका ईस्ट खासी हिल्स, दूसरा है वेस्ट जयंतिया हिल्स। इनके बॉर्डर पे आपको ये डैम बनवा रहे हैं ये लोग। जो डैम बन रहा है वो उमनगोट डैम, वो किस नदी पे बन रहा है, उमनगोट रिवर पे। इन दोनों के बीच में, ईस्ट खासी हिल्स और वेस्ट जयंतिया हिल्स के बीच में बन रहा है। तो यहां से एक रिवर जाती है उमनगोट, ये फिर फाइनली किधर निकल जाती है आपका, ये निकल जाएगी बांग्लादेश में। ये रिवर अपने आप में बहुत खास है। ये देखिए, ये शायद वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों ने ये इमेजेस पहले देखी ही होंगी, नहीं भी देखी तो इसको देखिए और चौंकिए। ये हमारे इंडिया की ब्यूटी है। देख रहे हैं इसका पानी बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है ये बोट हवा में उड़ रही। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये बोट हवा में उड़ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बोट हवा में नहीं उड़ रही है। ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी इतना क्लियर है कि ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रही है। ठीक है, ये पानी की क्लैरिटी है यहाँ पर। तो इसीलिए इस पे इसको लेके काफी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, क्योंकि ये पानी की क्लैरिटी इतनी ज्यादा है, तो लोग नहीं चाहते कि उमनगोट रिवर का पानी गंदा हो, टूरिज्म पे उसे इम्पैक्ट करे। क्योंकि पानी साफ होने की वजह से यहाँ टूरिज्म है, और पानी गंदा होगा तो लोग टूरिज्म के लिए यहाँ आएंगे ही नहीं, टूरिज्म इफेक्ट होगा। तो लोग इसलिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इससे बचना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि इतना कुछ हो, इतना आपका कोई पॉल्यूशन क्रिएट हो। ठीक है, डर के आगे जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ $3.1 बिलियन। अभी रिसेंटली एक नया पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात हो रही है। यदाद्री कहाँ लग रहा है, 3.1 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में लग रहा है। और तालिंग कह रहे हैं स्विमिंग भी किया है, मजा आया होगा स्विमिंग करते में। चलिए इसका बताइए, यदाद्री थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। ए ए ए तालंग तेलंगाना। ऑल राइट। तो बहुमत किसके साथ है, बहुमत तेलंगाना के साथ है, तो करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ 3.1 बिलियन रुपीज, ये भी रिसेंटली कहाँ बन रहा है, तेलंगाना में। देखिए इंडिया में अभी भी 60 to 70% जो एनर्जी है वो हमारा कोल बेस्ड है, यानी ये थर्मल पावर प्लांट से आती है। बट इसको हम चेंज करना चाहते हैं, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इसीलिए हम आपका सोलर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इसीलिए हम आपका विंड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इसीलिए हम आपका हाइड्रोजन एनर्जी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो मेन रीजन क्या है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि कोल का यूज कम कर सकें। कोल से आपका कार्बन एमिशन ज्यादा होता है। बट स्टिल अभी भी ऐसा नहीं कि कोल प्लांट्स हमने बनाना बंद कर दिए, अभी भी बना रहे हैं। ये देख लीजिए, ये इसका एग्जांपल है, यदाद्री बन रहा है, एक खुर्जा प्लांट बन रहा है आपका बुलंदशहर यूपी में। तो अभी भी हम कोल पावर प्लांट्स बनाते चले आ रहे हैं। अच्छा, अब कोल की बात हो रही है तो मेरे को कोल में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है वो बता दीजिए। 4 क्वालिटी के कोल हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कोल की क्वालिटी यहाँ पर आप रैंक कर दीजिए, नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है।
एंथ्रेसाइट नंबर 1 पे, ऑल राइट। चलिए इतना, तो इसको इधर लिख देता हूँ। अब कोल की बात हो रही है, इतना कंफर्म है नंबर 1 पे तो अपना एंथ्रेसाइट है। नंबर 2 पे कौन सा है? ये हम तो पूछ रहे हैं बिटुमिनस। लो, टार्जन लियो ने बढ़िया काम किया। दूसरा है बिटुमिनस। तीसरा है लिग्नाइट। चौथा क्या है? चौथा नहीं लिखा। चौथा कौन सा होगा? सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है एंथ्रेसाइट, सेकंड पे बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है आपका पीट। ठीक है, चौथा है आपका पीट। इंडिया में मोस्टली यूज कौन सा है? बिटुमिनस। ठीक है, इंडिया में जो मोस्टली यूज, वाइडली यूज आपका कोल है वो बिटुमिनस है। एंथ्रेसाइट क्यों नहीं है? क्योंकि एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन इतना हाई अमाउंट में नहीं मिलता है कि हम उसको बहुत वाइडली यूज कर पाए। तो वाइडली यूज तो अपना बिटुमिनस ही हो पाता है। जो टॉप क्वालिटी होती है वो रेयर ही होती है दुनिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली इंडिया की स्पेस एजेंसी और किसी और कंट्री की स्पेस एजेंसी ने एक एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन साइन किया है। किसके लिए? इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। अभी देखिए, हम इंडिया में पहला स्पेस फ्लाइट भरेंगे। ऐसा नहीं है इंडिया के कोई लोग पहले कभी स्पेस में गए नहीं, जा चुके हैं। इंडिया के जो पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में जा चुके हैं, उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा, पहले पर्सन। और पहली विमेन जो थी वो थी कल्पना चावला। शी वॉज द फर्स्ट लेडी स्पेस में। ये लोग स्पेस में जाने वाले पहले लोग हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये लोग इंडिया की तरफ से नहीं गए थे। ये लोग रशिया या नासा इन सब की मदद से गए थे। तो हमारी खुद की स्पेस एजेंसी इसरो ने अभी तक किसी इंसान को स्पेस में नहीं भेजा। इंसान को स्पेस में भेजना बड़ी बात है, रिस्की भी काम है। तो इंसान को स्पेस में हमारी इसरो ने अभी तक नहीं भेजा है। तो इसरो यही प्लान कर रही है, मिशन का नाम है गगनयान, कि एक इंसान पहली बार स्पेस में भेजा जाए। तो उसके लिए किस फॉरेन कंट्री के साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, तो नाम पूछ रहा है। ऑल राइट, तो करेक्ट आंसर है इसका फ्रांस। बढ़िया, करेक्ट आंसर इसका देखिए फ्रांस ही होगा। फ्रांस के साथ अभी इनने कॉपरेशन के एग्रीमेंट साइन किए कि जैसे जो फायर सूट्स वगैरह हैं वो हम फ्रांस से ले लेंगे, कई टेक्नोलॉजी वगैरह में मदद हम फ्रांस से लेंगे। ऐसा नहीं फ्रांस से कर रहे हैं, और भी कंट्रीज इन्वॉल्व है। जैसे रशिया से जो ट्रेनिंग है वो हम अपने एस्ट्रोनॉट्स के साथ करवा रहे हैं, रशिया से पैचअप करके वहां पर ट्रेनिंग चल रही है। बट रिसेंटली अप्रैल में क्या हुआ है, हमने कॉपरेशन साइन किया फ्रांस के साथ, इसीलिए क्वेश्चन आ गया है। मेन आपको ये गगनयान मिशन याद रखना है, ये 2022 का प्लान है हमारा। 2022 में हमारा प्लान है गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिलीज बाय फेसबुक, अ फेसबुक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। EIU और फेसबुक ने मिलकर एक सर्वे कराया था जिसमें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की रैंकिंग निकाली थी। उसमें इंडिया की रैंक क्या है? All right, Mr. Emmanuel Macron, youngest president of this universe. फिनलैंड की पीएम की उनसे कंपेयर कर लिया, उनसे ज्यादा तो नहीं है? नो आइडिया, कोई बात नहीं, वी विल गिव यू एन आइडिया। तो ज्यादातर लोग आंसर क्या लगा रहे हैं? 49।
क्या 49 करेक्ट है? 50 से कम ही होगा। अरे तो क्या, करेक्ट आंसर इज ए 50। ओ सॉरी सॉरी 50 नहीं है, बी 49। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी? 49। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसका मतलब है कि इंडिया में इंक्लूसिविटी कितनी है, यानी कितने लोग इंटरनेट चला पा रहे हैं। देखिए हमारे डेटा बहुत सस्ता है, बहुत बड़ी आबादी यूज करती है, बट फिर भी इंडिया में एक डिजिटल डिवाइड बना हुआ है। डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब है कि अभी भी इंटरनेट मेनली अर्बन एरियाज में फैला है, रूरल एरियाज में अभी भी इंटरनेट उतना वाइडली स्प्रेड नहीं है। रूरल एरियाज हो गए आपके, हिली एरियाज हो गए, हिली एरियाज में भी इंटरनेट अभी इतना वाइडली स्प्रेड नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट हर किसी के पास है इंडिया में। एक बड़ी पॉपुलेशन अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो ये डिजिटल डिवाइड इंडिया में अभी भी बना है, इसीलिए इंडिया की रैंकिंग कितनी रह गई? 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द जेंडर संवाद इवेंट? जेंडर संवाद इवेंट किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया था? स्वीडन, ईडन तो टॉप पे रहते हैं ये लोग। वो इन्वेंटेड इंटरनेट नहीं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है ये सब। जेंडर संवाद इवेंट सोसाइटी की बात करें, एक सोशल टॉपिक है तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री लगा देते हैं। तो सबके आंसर लगातार इंटेलिजेंट गैसिंग के साथ आ रहे हैं ए। मुथुन मेमो का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बाकी सब अमन मानसा कह रहे हैं रूरल मिनिस्ट्री, बाकी सब अपना सोशल जस्टिस में खुश हैं। बाकी सबको लग रहा है सोसाइटी की बात हो रही तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ही करेगी, लेकिन ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहाँ कोई कुछ भी कर देता है। पता चल रहा है आपका डिफेंस मिनिस्टर बता रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, है ना? तो कुछ भी हो रहा है इंडिया में। इतना अपना काम वाम को लेके हम लोग सीरियसली नहीं होते, कोई कुछ भी कर देता है। जेंडर संवाद इवेंट मेनली बेसिकली डील कर रहा था कि आपके रूरल एरियाज में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करा जाए, एक अवेयरनेस फैली जाए जेंडर इक्वालिटी को लेके, क्योंकि इंडिया में अभी भी जेंडर इक्वालिटी के मामले में हम बहुत पिछड़े हैं। मेल और फीमेल इनको बिल्कुल अलग नज़रों से देखा जाता है। मेल मतलब जॉब करेगा, शादी करेगा, और एक शादी फीमेल से करेगा, और शादी करने के बाद जो फीमेल का काम रहेगा घर में चूल्हा चौका करना है, रोटी हांडी बनाना है। मेल का काम क्या है? नौकरी करना है, घर से बाहर जाना। फीमेल का काम क्या है? घर के अंदर रहना, रोटी बनाना। तो एक जो जेंडर इक्वालिटी है वो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो ये ब्रेक करने के लिए इस इवेंट को स्टार्ट करा आपका इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मंत्रालय याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 टाइटल माई बॉडी इज माई ओन? एक रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जिसका टाइटल था माई बॉडी इज माई ओन। ये किसने निकाली है? हाँ, एग्जाम में तो ऑब्वियसली धोखा होता है, इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। जो धोखे वाले क्वेश्चन है ना, जो गुमराह करते हैं इंसान को, जो बेवफा क्वेश्चन होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना होता है। उनको अलग से स्टार मार्क करके लिखिए कि ये गलत हो सकते हैं एग्जाम में, तो उनको मैं अलग से पढ़ के जाऊँ। Which of the following organization has published the report State of World Population Report 2021? National Human Rights,
ए ऑप्शन आ रहा है, जीरोजेंसी कह रहे हैं, ओली मिलासी कह रहे हैं, स्वीटी डार्लिंग बी कह रहे हैं। कोई नहीं है जो डी के साथ जाए। डी वाले हैं कितने? डी वाला है कोई? डी वाला? गुची जामना जी कह रहे हैं डी, हिमावारी भी कह रहे हैं डी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स। सी पे लॉक किया जाए। टार्जन भैया सी पे लॉक कर देंगे तो सारा पैसा डूब जाएगा आपका। तीन करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स। इसको प्यार से हम लोग यूएनएफपीए भी बुलाते हैं। ठीक है, यूएनएफपीए। अच्छा जल्दी से बता दीजिए यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये वही यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। ये सब स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की। आपको बताना है ये यूएनएफपी का हेडक्वार्टर। यूएनएफपी का हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से बताइए। सी पे लॉक कर देते हैं, भारी मात्रा में गड़बड़ हो जाती है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से, यूएनएफपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत बढ़िया, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है। तो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी दिखे, खट से पहले एक सवाल जरूर कर लीजिए, दो सवाल, एक तो उसकी फुल फॉर्म और दूसरा हेडक्वार्टर। तो फुल फॉर्म तो यही है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क। तो दो चीजें जरूर अच्छे से ध्यान दे लीजिए। अच्छा, ये रिपोर्ट की मैं थोड़ी सी बात करूं, माई बॉडी इज माई ओन, ये यूएनएफपीए ने लॉन्च करी है। ये एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट समझाती है, बहुत ही शॉकिंग फैक्ट बताती है। इन्होंने 57 डेवलपिंग कंट्रीज का डेटा उठाया और उनमें से स्टडी किया कि लगभग हाफ द वुमेन, ठीक है आप समझिए 57 डेवलपिंग कंट्रीज का डेटा उठा रहे हैं, उसमें से कह रहे हैं नियरली हाफ द वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू डिसाइड रिगार्डिंग देयर बॉडीज इंक्लूडिंग यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, सीकिंग हेल्थ केयर और इवन ऑन देयर सेक्सुअलिटी। यानी आधी से ज्यादा वुमेन अपनी बॉडी को खुद ही रेगुलेट नहीं कर सकती, खुद ही डील नहीं कर सकती। कि अगर जैसे अगर शादी हो गई तो मैरिज के बाद अभी आपको क्या कहते हैं, चाइल्ड बर्थ देनी है या नहीं देनी, बच्चे करने या नहीं करने, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडियन सोसाइटी में। जबरदस्ती लड़की पे फोर्स डाला जाता है कि हमें लड़का चाहिए, जल्दी करो, एक वारिस चाहिए घर का, तो लड़की पे जबरदस्ती फोर्स डाला जाता है। तो ये भी क्या है, ये आप उसकी बॉडी से उसका राइट छीन रहे हो। उसकी बॉडी है, उसका राइट होना चाहिए वो डिसाइड करे कि कब उसको फिट लगता है एक बेबी पजेस करना, कब फिट नहीं लगता है, तो ये उस लेडी का राइट होना चाहिए। बट सोसाइटी ने ये राइट अपने हाथ में ले लिया। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हाफ ऑफ द विमेन इस प्रॉब्लम से परेशान है कि उनका जो बॉडी का राइट है वो उनके हाथ में नहीं है, उनकी बॉडी उनकी खुद की नहीं है। इसीलिए इस रिपोर्ट का टाइटल था माई बॉडी इज माई ओन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, साइखोम मीराबाई चानू। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, ठीक है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था विद वीमेंस 49 केजी क्लीन एंड जर्क विद अ मासिव 119 केजी लिफ्ट। शी हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? अब देखिए अब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आएगा, अब तो क्वेश्चन डायरेक्ट ओलंपिक से ही आएगा। अगर मीराबाई चानू के बारे में पूछेगा तो वो किससे पूछेगा? ओलंपिक से ही उठा के पूछेगा। मेरे को तो बस मीराबाई चानू के बारे में बताना था तो इसलिए क्वेश्चन उठा लिया। तो आपके बताना कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? मणिपुर। ऑलराइट। कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज? मीराबाई चानू जी को कौन सा मेडल मिला है? बताइए कौन सा मेडल मिला है जल्दी से। कमेंट चले गए, मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ उन्हें।
सिल्वर ब्राउन सिल्वर, द ज्वेल ऑफ इंडिया, बहुत सही, मणिपुर। अरुणाचल, अरे अरुणाचल नहीं मणिपुर है। अब ऐसा नहीं कि उनके फूफी के ताया के नाना के कोई रिश्तेदार अरुणाचल में रहते थे तो वो भी अरुणाचल की हुई। कॉपर। करेक्ट आंसर इज मणिपुर। मेडल कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में, ठीक है। तांबा। तांबा लिख रहे हैं, तांबा भाई तांबा। क्या हमारे लिए तो वो गोल्ड मेडल ही है। लो भाई, चलो ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वो कह रहे हैं बहन है अपना। हाँ जी, हम सबकी सिस्टर है वो। विच स्टेडियम ऑफ इंडिया विल होस्ट द T20 वर्ल्ड कप फाइनल इन नवंबर दिस ईयर? आपके फेवरेट क्वेश्चन। अरुणाचल वाले आंसर को FIR दिया जाए। अरे नहीं चलता यार, छोटी छोटी बातों पे FIR नहीं करते। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या होगा फिर, ऐसे से FIR करेंगे तो? मोदी, मोदी लो। ए ऑप्शन। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ होगा नवंबर में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अच्छा ये बताइए, ये स्टेडियम है कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस स्टेट में है? या काम करिए, सारे स्टेट्स के वो स्टेडियम के स्टेट्स बताइए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस स्टेट में है आपका? अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? एडन गार्डन्स कहाँ है? वानखेड़े कहाँ है? ये चारों के वो बताइए स्टेट। ये अप्रैल तक की खबर थी, आपका नवंबर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। देख लूंगा, अगर चेंज हुआ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। ऑलराइट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका गुजरात में, अरुण जेटली स्टेडियम आपका दिल्ली में। पहले इसका नाम फिरोज शाह स्टेडियम होता था, फिरोज शाह कोटला, अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। एडन गार्डन्स ये आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। वानखेड़े ये मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है, ये अपना गुजरात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्रिसमस पिग? बुक्स एंड ऑथर्स, ये एक जनरल किताब है, बताइए इसके ऑथर कौन है? ऑथर ऑफ द बुक द क्रिसमस पिग। रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं। रोलिंग रस्किन बॉन्ड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और दिल्ली, ठीक है। JK रोलिंग। तुक्का लग रहा है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज ए, JK रोलिंग। वही हैरी पॉटर वाले हैं ये, इन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, ये हैरी पॉटर वाली हैं JK रोलिंग। हैरी पॉटर इन्होंने लिखी थी। अब खुद आप इमेजिन करिए, जब JK रोलिंग ने हैरी पॉटर किताब लिखी थी तो कई पब्लिशर्स ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया था। उनको इसका पोटेंशियल ही नहीं रियलाइज, उन्हें लगता था बोरिंग सी किताब है, ये चलेगी नहीं, तो वो पब्लिश ही नहीं कर रहे थे। बट बहुत फाइनली जाके उनकी ये किताब पब्लिश हुई थी, और जब पब्लिश हुई तो फिर हिस्ट्री, तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। सबको पता है कितना धमाल मचाया इस किताब ने। इसके ऊपर जो मूवी बनी उसने कितना धमाल मचाया। काफी अच्छी मूवी थी हैरी पॉटर पे जो बनी। तो यही होता है, कभी कभी टेम्परेरी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जब लोग आपकी वर्थ नहीं पहचानते हैं। तो आपको अपनी वर्थ कभी नहीं भूलनी है, आपको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, दुनिया के ऊपर नहीं जाना है। दुनिया को देख लो, आप पहले हैरी पॉटर को नहीं पसंद कर रही थी, फिर
आज हैरी पॉटर का अलग ही नाम है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। एक KFC का मैंने एग्जाम्पल दिया था, शुरू में उसने कई होटल्स में ट्राई किया, उनका खाना चला ही नहीं, बट आज KFC का नाम है। तो दुनिया को आपकी वर्थ अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, बट जरूरी है आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज ना करें। आप अपने ऊपर अगर जिस दिन कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, फिर दुनिया क्या ही समझेगी आपको। तो पहले आप अपने आप को समझिए, फिर दुनिया आपको समझेगी। अब ये भी नहीं कि अपने आप को समझ गया अहम ब्रह्मास्मि, हम ही राजा हैं, तो है मतलब बिल्कुल जाके एटीट्यूड में बैठने लगे, तो ये सब भी नहीं करना है। एक डिसेंट लाइफ रहनी है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, ये फील अपने अंदर हमेशा रखिए। क्योंकि जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करेंगे, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, तभी दुनिया आप पे कॉन्फिडेंस करेगी। तो सबसे जरूरी है आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए फिर इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक कितनी है? है 142 बोल रहे हैं। बढ़िया, 142 142 142। करेक्ट आंसर इज 142। What is the rank of India in the World Press Freedom Index 2021? 142nd। ठीक है, 142nd रैंक है आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अच्छा, ये रैंक निकालता कौन है? ये निकालता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये लोग निकालते हैं। और ये फ्रांस, पेरिस का है, फ्रांस में, वहां पर एक बॉडी है फ्रांस की, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो इसको निकालते हैं, जिसमें इंडिया की रैंक 142nd है। 142nd बहुत ही पैथेटिक रैंक है। ये ऑब्वियसली फ्रीडम प्रेस डाउन हो रहा है, इसमें हमें काम करना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी मेन चीज आपको ये बताना है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ बोलता है? क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं? इज फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? अगर यस तो कौन सा आर्टिकल, और नो तो नो है तो बात ही खत्म। अगर यस तो आर्टिकल बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखा है फ्रीडम ऑफ प्रेस? वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका क्वालिटी नहीं देखता है रिपोर्टर्स की, तो वो देखता है आपका कि कितनी आज़ादी है इंडिया में किसी भी इशू को रिपोर्ट करने की। डेटा निकालते हैं कि साल में कितने जर्नलिस्ट के मर्डर्स हो रहे हैं, कितने उन पे अटैक्स हो रहे हैं। तो रिसेंट में जर्नलिस्ट पे अटैक्स बढ़े हैं, तो इसीलिए रैंक हमारी डाउन हुई है। अगर क्वालिटी में देखेंगे तो शायद और भी कहीं पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम तो बिल्कुल जो आपका डिजिटल मीडिया है वो तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। बहुत ही गिने चुने चैनल होंगे जो ठीक है, बाकी बिल्कुल ही डिजिटल मीडिया तो बिल्कुल बेकार हो गया। हाँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में सब क्लॉज 1 है, उसमें है सब क्लॉज ए, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको हिंदुस्तान में अपनी बात रखने की आज़ादी है। कुछ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आपकी बात से इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा ना हो, हमारे किसी फॉरेन फ्रेंडली कंट्री के साथ रिलेशन खराब ना हो, किसी की भावनाओं को, इमोशंस को ठेस ना पहुंचे,
आप ऐसा कुछ ना बोलें जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन छोड़ के अदरवाइज यू आर वेरी मच फ्री टू स्पीच एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो ये सब किस में आता है? ये सब आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये हाँ सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आ जाता है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो इंडिया में जो प्रेस को फ्रीडम है वो कहाँ से मिलती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। कौन सा आर्टिकल है? 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। हाँ, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, वो काम आएगा आपके, डेफिनेटली काफी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु हैज बिकम द 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? अब इधर आ जाइए, 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? अरे बस यहाँ पे अब रैंकिंग नहीं देने लगना है कि वो बेस्ट है वो बेकार है। आपको ये बताइए 68 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? Who has become the 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? बताइए जल्दी से आंसर। ऑलराइट, अच्छा किस गेम की बात हो रही है? गेम कौन सा है ये? करेक्ट आंसर इज अर्जुन कल्याण। ठीक है, इंडिया के वो 68 ग्रैंड मास्टर बन गए। देखिए ग्रैंड मास्टर जो है वो सबसे बड़ा टाइटल होता है एक चेस प्लेयर के लिए। जो चेस का वर्ल्ड फेडरेशन है ना, वर्ल्ड लेवल पे फेडरेशन का नाम है चेस में फेडी। फेडी, इसका हेडक्वार्टर कहीं स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। ये चेस गेम करवाता है और इसमें जो सबसे इनका बड़ा टाइटल है वो क्या है? ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के 68 ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण। इंडिया में चेस प्लेयर बहुत तगड़े तगड़े हैं, दिमाग वाला गेम है ना, दिमाग में तो हम जीत ही जाते हैं। तो वर्ल्ड के 68 ग्रैंड मास्टर कौन है आपका? अर्जुन कल्याण। अच्छा फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे बता सकते हैं? इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का नाम? और रैंक वन नहीं पूछता है ये आपकी वही स्वीडन फिनलैंड इधर ही साइड की कंट्रीज हैं उसमें भी। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का नाम बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, विश्वनाथ आनंद। ये कुछ 1988 या 81 में इन्होंने जीता था टाइटल। विश्वनाथ आनंद कौन है? हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। और 68th कौन बन गए? अर्जुन कल्याण। कोई एज नहीं है, बस जस्ट ही इज जस्ट 12th पास्ट। ठीक है, कोई खास एज नहीं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रॉन INAS 323, INAS 323, INAS 323 was recently commissioned at which एयर स्टेशन? इसका कोई आंसर दे सकता है INAS 323 का? फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ खेल रत्न अवार्ड। अभी रिसेंटली खेल रत्न अवार्ड का नाम याद रखिएगा चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323 इनास 323 वाज रिसेंटली कमीशन एट विच स्टेशन? बताइए। गरुदा लग रहा है, गरुदा। क्या बात है, इसमें सबको ही गरुदा लग रहा है, सभी को गरुदा लग रहा है। अच्छा ये उसकी बात कर रहा है INAS 323, मतलब वो जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर थे ना, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर क्या नाम था उसका? अभी रिसेंटली UDC में भी पूछा था। ध्रुवा MK3, ठीक है, ध्रुवा MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो ये पूछा था ध्रुवा नाम किसका है, या ये शायद ये पूछा था एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो आंसर इज ध्रुवा। तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसको किस एयर स्टेशन पे इंडक्ट किया जा रहा है? आंसर इज हंसा, INS हंसा। हंसा कहाँ पर है? गोवा में। ये पोर्ट कहाँ पे आपका? गोवा में, INS हंसा। ठीक है,
देखिए ये तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का रहता है, जो भी सरकार आती है वो अपने लोगों को या अपने ऊपर नाम वाम चेंज करवाती रहती है। कांग्रेस की तो वो लोग करवाते रहते थे, अब बीजेपी के तो वो करवाते रहते हैं। तो इसमें दिल देने वाली, दिल वो क्या कहते हैं, दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। अभी फिर सरकार बदलेगी, वो फिर नाम बदल जाएंगे, वो तो चलता रहता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। आईएनएस हंसा गोवा, ठीक है। तो ध्रुवा वाला जो क्वेश्चन आया था वो यही था, आईएनएस 323 की वो बात कर रहा था। तो करेक्ट आंसर इज आईएनएस हंसा इन गोवा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वरुणा नेवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया फ्रांस एंड विच कंट्री? वरुणा नेवल एक्सरसाइज हम किस किस के बीच कर रहे हैं? वरुणा नेवल एक्सरसाइज, एक साइड तो आपका इंडिया है, फ्रांस है, और कौन कौन सी कंट्री है? वरुणा एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया। का करेक्ट आंसर क्या है? डी, जापान। एक मिनट, लेट मी रिकॉल में आपका कौन इन्वॉल्व है। इंडिया और फ्रांस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये क्वेश्चन मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि वरुणा में मेनली आपका इंडिया और फ्रांस इन्वॉल्व है, ठीक है। वरुणा में आपका इंडिया और फ्रांस इन्वॉल्व है। बाकी ये जो कंट्रीज हैं, ये मे भी हो सकता है एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस लेके आ रही हूँ। तो मुझे देखना पड़ेगा ऑब्जर्वर स्टेटस कौन सी कंट्री है इनमें इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे, इसको इम्प्रूव करके लाएंगे। तो ये क्वेश्चन अभी आप स्किप कर दीजिए। मेन चीज़ें याद रखिए, वरुणा एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच है, इंडिया और फ्रांस। तो मेनली तो यही इन्वॉल्व है, बाकी जो नेक्स्ट थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होगी वो या तो ऑब्जर्वर स्टेटस लेकर इन्वॉल्व होगी, या फिर ये क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा, सिर्फ गूगल पे हम रिलाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऑफिशियल न्यूज़ पढ़नी पड़ती है, उससे फिर क्लियरिटी बनती है, ठीक है। तो इसको अभी आप स्किप कर दीजिए, मेन ये याद रखिए इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है। इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, फिर इसको वापस से लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25। फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब ये फॉर्मर हो गए, पहले थे अब नहीं है। फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन। रोइंग डिसिप्लिन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, वो किस सिटी में बन रहा है वो बताना है आपको, ठीक है। बताइए। डी, श्रीनगर।
सी ऋषिकेश, बी कोची। फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने इनॉग्रेट करा है। खेलो इंडिया ये भारत सरकार के एक इनिशिएटिव है। मेन पर्पस इनका क्या है कि लोगों को अवेयर करना और लोगों को मोटिवेट करना स्पोर्ट्स के लिए। तो इसीलिए इन्होंने स्कीम चलाई है कि जो लोग बहुत टैलेंटेड लोग होंगे उनको ये आइडेंटिफाई करेंगे और 8 साल तक ईयरली 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीज एनुअल बेसिस पर 8 साल तक वो उस स्पोर्ट्स पर्सन को देते रहेंगे ताकि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो वो अपना स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान दे पाए। तो इस तरह की स्कीम सरकार लेके आई है, उसका नाम है खेलो इंडिया। तो इसी के तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है रोइंग के लिए। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका, करेक्ट आंसर इज श्रीनगर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर इज श्रीनगर। अभी के करंट आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, करंट के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो आपके मिस्टर अनुराग ठाकुर। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो करंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कौन है? अनुराग ठाकुर। ये आपका मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी है। तो चलिए, आज हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसको रात को सोने से पहले एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ तो जो सुबह वाली क्लास हुई थी और इस वाली क्लास का आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। और जो लोग ग्रुप पर नहीं ऐड हुए हैं, जो नए लोग हों, वो ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर क्या कर दें? व्हाट्सएप कर दें, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां से जाके आपको सारा पीडीएफ वगैरह सब एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, टाइम करीब है, अब मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए क्योंकि यही लिमिटेड टाइम आपके पास कुछ 2 हफ्तों का बचा है। तो जितना इसमें आप अब कर पाएंगे वही आपको डिफाइन कर देगा। कई लोग इसी टाइम में आके हार मान जाते हैं, कई लोग बहुत मेहनत करके आते हैं बट ये लास्ट तक आते आते उनकी हिम्मत साथ छोड़ देती है। आपको बस इसी टाइम में हिम्मत मेंटेन करके रखनी है। बस 2 हफ्तों की और बात है, अपना मोराल डाउन नहीं होने देना है। मेन चीज अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो दुनिया के खाक रखेगी। तो सबसे जरूरी है मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, बट जरूरी है कि आप अपने ऊपर एक भरोसा लाएं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, मतलब मैं कर सकता हूं ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूं। अपने आप को इसी तरह से आप डेली वाइज इंप्रूव करते रहिए। तो चलिए, उम्मीद है कि ये जो कुछ आवर्स की क्लास थी इसमें आपने कुछ सीखा ही होगा, कुछ बेहतर करके जाएंगे लाइफ में। और जो भी आप यहाँ से सीखें उसको कोशिश करिए आगे भी प्रमोट करें, आगे भी लोगों तक फैलाएं। ठीक है, तो चलिए फिर इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर इंटरेक्शन, थैंक यू, बाय।